नाउ नेक्स्ट इवेंट्स. ओके, सो इवेंट्स के अगर बात की जाए तो बेसिकली जुलाई 14 1789 को बेसिकली एक र्यूमर्स फैला कि बेसिकली लुइस 16 ने क्या किया है, आर्मी कॉमन पीपल को मारने के लिए उतार दी. ओके, सो एज अ रिजल्ट बेसिकली अब ये इनको जब ये र्यूमर्स फैला तो कॉमन पीपल के जो लोग थे, जो थर्ड क्लास के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइट रेसिस्ट, उन्होंने आर्मी के साथ फाइट करने की सोची. एज अ रिजल्ट वो गन्स ढूंढने लगे और दे स्टार्टेड मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द फ्रांस. फ्रांस के ईस्टर्न साइड में मार्च करने लगे. ओके, थाउजेंड्स ऑफ मैन. ओके, अब वो गन्स की तलाश में इधर उधर भटकने लगे. उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया, एज वेल एज यहाँ फ्रांस में एक बेस्टाइल था. बेस्टाइल बेसिकली एक प्रिजन था. ओके, प्रिजन जिसमें बेसिकली प्रिजनर कौन होते थे, ओनली थर्ड क्लास के. तो ये जो बेस्टाइल पर इन्होंने लोगों ने अटैक किया. बेस्टाइल पर क्यों अटैक किया कि बेसिकली ये एक डिस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि ये किंग बेसिकली किसको पनिश करता था, ओनली थर्ड क्लास के लोगों को. ओके, इसमें नोबल्स और क्लर्जी तो पनिश होंगे नहीं. तो बेसिकली इट वाज हेटेड बाय द पीपल. गॉट इट. सो इन्होंने क्या किया, ऑन जुलाई 14 1789 द पीपल ऑफ पेरिस स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल. दे फ्रीड ऑल द प्रिजनर. ओके, जितने भी, ऑल दो कैदी बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ, बट जितने भी कैदी थे उनको सबको फ्री कर दिया. और यहीं से बेसिकली इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगनिंग हुई. ओके, सो अब लेटर ऑन रिवॉल्ट होते गया एंड मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन. ओके, अब ये जो मोनार्की जो लुइस 16 रूल कर रहा था उसको हटा दिया गया. ओके, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल हॉलीडे इन फ्रांस. 14 जुलाई को नेशनल हॉलीडे मनाते हैं. ओके, किंग लुइस 16 एंड हिज क्वीन मैरी एंटोनो वर फर्स्ट imprisoned एंड लेटर guillotined, मीन्स पुट टू डेथ. इनको इनका सर कलम कर दिया जाता है. ओके, 1793 में लुइस 16 एज वेल एज हिज क्वीन मैरी. ओके, अब इसके बाद इनकी डेथ के बाद बेसिकली एक और ग्रुप आया फ्रांस पर रूल करने के लिए, जो कि रेडिकल ग्रुप था, जैकोबिन्स. ओके, इन्हीं की रिज़ाइन को बोलते हैं अ रिज़ाइन ऑफ टेरर. जैकोबिन्स की रिज़ाइन को बोलते हैं रिज़ाइन ऑफ टेरर, विच लास्टेड फ्रॉम 1793 टू 1794. अब ये जो रेडिकल ग्रुप था, जो भी इनके खिलाफ बोलता था, कोई भी बीट, ये सबसे बड़े इनके दुश्मन कौन थे, नोबल्स थे, क्लर्जी थे. तो इनको तो ये डेथ, इनकी तो पकड़ पकड़ कर इनको डेथ इनकी कर दिया करते थे और प्रिजन में डाल दिया करते थे. बट इवन कॉमन मैन और इनोसेंट मैन, अगर कोई इनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसको भी ये क्या करते थे, जेल में बंद करके इनको इनकी डेथ कर देते थे. ओके, पुट टू डेथ. एज अ रिजल्ट बेसिकली ये जो रिज़ाइन था 1793 टू 1794 जैकोबिन्स के अंडर में था और इसी को क्या बोला था, रिज़ाइन ऑफ टेरर. ओके, then in 1795 National Assembly of France adopted a declaration of the rights of man which declared that men are born free and equal. 1795 में नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी, उन्होंने डिक्लेरेशन किया राइट्स ऑफ मैन एंड उन्होंने बोला कि एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया दैट मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल. ओके, उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ एंड फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक विद द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी समानता, एज वेल एज फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. ओके, सो ये हुआ. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, अब French Revolution was an event of the great importance in the history of the world. Okay? अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था. क्यों? बिकॉज इट इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक आइडिया. डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का क्या मतलब, डेमो मीन्स पीपल.
ओके, क्रेटिक मीन्स रूल बाय द पीपल। अभी जो हिस्ट्री में चला आ रहा था दैट वाज मोनार्की, मीन्स पावर जो थी वो एक पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती थी, एक फैमिली के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती थी। बट यहाँ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का ओरिजिन हुआ। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का क्या मतलब कि पावर जो है लोगों के बीच में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, एंड इट एंडेड द सुप्रीम रूल ऑफ द किंग। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ जो मोनार्की होती थी वो पूरी तरह, जो सुप्रीम रूल ऑफ द किंग होता था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। ओके, एज वेल एज द नोबल्स एंड द चर्चेस लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड देयर लैंड्स वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स। ओके, अब ये जो इनके पास चर्चेस के पास एज वेल एज ये जो लॉर्ड्स के पास, नोबल्स के पास ये जो लैंड होता था ये पीजेंट्स एज वेल एज कॉमन पीपल के पास रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, एज वेल एज ये जो फ्रेंच थे स्लेव्स जो थे, जो फ्रेंच ने बहुत सारी कॉलोनीज को कैप्चर कर रखा था, उनको भी इन्होंने क्या किया, फ्री कर दिया। ओके, स्लेव्स फ्रेंच कॉलोनीज वेयर सेट फ्री। गॉट इट? सो अब इसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ निकल के आए, लाइक यू कैन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लेड टू द राइज ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक एंड सोशल ऑर्डर इन यूरोप। ओके, अब ये नए नए डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की वजह से यहाँ डेमोक्रेसी का क्या एवोल्यूशन हुआ, एंड धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैलते गया और ये जो मोनार्की है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ओके, द मोस्ट पोटेंट इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट वाज इट अवेकिंग द नेशनल फीलिंग। ओके, द कॉमन पीपल वेर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर द शेक ऑफ द प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे हैड गॉट ड्यू टू द रेवोल्यूशन। ओके, अब इससे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने, ये यूरोपियन पावर्स ने जो कैप्चर कर रखी थी, जो अपनी कॉलोनीज बना रखी थी दूसरी कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो नेशनलिस्टिक फीलिंग मीन्स अपने देश के लिए प्रेम की भावना इनके मन में जागी। ओके, एंड एज अ रिजल्ट दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द फॉरेन रूल। उन्होंने फॉरेन रूल के खिलाफ रिवॉल्ट किया, एंड द कॉमन पीपल, आम आदमी जो थे, दे वर प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर द शेक ऑफ द प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड प्रिविलेज दे हैड गॉट ड्यू टू द रेवोल्यूशन। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच के लोग एज वेल एज ये जितनी भी कॉलोनीज थी, इन्होंने जो इस रेवोल्यूशन से जितने भी इनको न्यू कॉन्सेप्ट लिबर्टी, इक्वालिटी, अब उसके लिए ये लोग लड़ने के लिए भी तैयार थे। ओके, एंड ऑल्सो इट इंस्पायर्ड द अदर यूरोपियन पीपल टू ओवरथ्रो देयर ऑप्रेसिव गवर्नमेंट। ओके, ये जितनी भी ऑप्रेसिव गवर्नमेंट थी इनको हटाने के लिए बेसिकली यूरोपियन पीपल क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए। ओके, द वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हैड अ मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो प्रीएम्बल दैट इज द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से इंडेक्स टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जो प्रीएम्बल बिगनिंग होती है, जो जिसमें बेसिकली समरी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रिटर्न है, एक पेज पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी जिस पर रिटर्न है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीएम्बल। तो बेसिकली प्रीएम्बल में क्या है कि प्रीएम्बल में ये आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन है। ओके, सो ये इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, France was continuously engaged in war with the other countries from 1790 to 1815. 1792 से लेके 1815 तक लगातार अब ये जो फ्रांस था वो कंटिन्यूसली वॉर में था। ओके, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक सोल्जर से एक मिलिट्री ऑफिसर बना। ओके, अब बेसिकली रिज़ाइन ऑफ टेरर के बाद बेसिकली फ्रांस में एक कमेटी का रूल आया, 5 मेंबर कमेटी, जिसे क्या बोला जाता था, डायरेक्टरेट बोला जाता था।
उसका रोल था। अब ये जो डायरेक्टरेट थे ये एफिशिएंटली रोल नहीं कर पा रहे थे फ्रांस के, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे, एज वेल एज बहुत सारे इनएफिशिएंट थे यू कैन से रूल करने में। एज अ रिजल्ट यहाँ नेपोलियन जो था उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी एंड नेपोलियन overthrew the directorate in 1799 and formed a consulate in France consisting 3 consul। ओके 1799 से 1801 तक इन्होंने क्या किया, एक कंसुलेट फॉर्म किया। ओके ही हिमसेल्फ बिकेम द फर्स्ट कंसल एंड लेटर कंसल फॉर द लाइफ इन 1802। अब ये कौंसल बनने के बाद बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ वॉर किया। बहुत सारी नेबरिंग जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी लगभग सभी, इटली के साथ वॉर किया, ओके ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, ओके रशिया को फोर्स किया टू विथड्रॉ फ्रॉम द फ्रांस एंड ब्रिटेन को डिफीट किया 1802 में। ओके सो एज अ रिजल्ट इसको बहुत सारी सक्सेस मिली। ओके एंड ही हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस स्मॉल रिपब्लिक इन इटली, जर्मनी एंड बेल्जियम। और ये जब भी वॉर करता था तो बेसिकली जो कंट्रीज थी उनकी बाउंड्रीज लिमिट करता था, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, उनकी जो बाउंड्रीज थी उनको छोटा ही रखता था। ओके गॉट इट। सो आफ्टर दीज विक्ट्रीज नेपोलियन बोनापार्ट became the emperor of the France and Pope attended his coronation ceremony in 1804। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये खुद ही मोनार्क बन गया, मीन्स अभी डेमोक्रेटिक आइडियाज थी, अब डेमोक्रेटिक को ये धीरे धीरे हटा के खुद ही एम्परर बन गया फ्रांस का। एंड मैंने बताया था कि पॉप वेयर द इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी, अब इसको परमिशन लेनी पड़ी पॉप से, और पॉप अटेंडेड हिज कोरोनेशन सेरेमनी इन 1804। ओके जो एम्परर बनने की सेरेमनी थी 1804 में, उसमें पॉप भी शामिल था। ही वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्लोरी बिटवीन 1808 टू 1810। ओके अब इसने बहुत सक्सेस 1810 तक बहुत सक्सेस किया, बहुत सारे वॉर किए, बहुत सक्सेस इसको मिली। एंड बट ही वॉज लेटर फाइनली डिफीटेड इन 1850 इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ, ये नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या डिफीट हुआ एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आइलैंड वेयर ही डाइड इन 1821। ओके और 1821 में इसकी डेथ हो जाती है। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन दिया था वाटरलू के बारे में, तो उसने क्या लिखा था, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, अब्राहम लिंकन। ओके सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर जो था, अब्राहम लिंकन उसमें हम पढ़ेंगे लेटर। तो उसने लिखा था अब्राहम लिंकन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके सो आप ये मिस्टेक मत करना, मुझे अभी भी याद आता है ये जो। ओके गॉट इट, ध्यान रखना ये